जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों लगभग 80% लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि एसएसबी का प्रोसेस कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि वो आपके अंदर ये देखता है कि आपके अंदर सैन्य अधिकारी बनने की क्षमता है कि नहीं है। आपके 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को भी देखा जाता है और आपके 16 आर्म फोर्सेस ऑफिसर के एट्रीब्यूट्स को भी वहां पर जांचा जाता है कि वो चीजें आपके अंदर है कि नहीं है। बट एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि कई बच्चे स्क्रीन नहीं हो पाते। कई बार ये रेशो 80% से भी ज्यादा चला जाता है। तो वो क्या चीजें, वो क्या चीजें जिसके कारण आप स्क्रीन नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एसएसबी के अंदर आपको जानने की कोशिश की जा रही है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं जो कि एक सैन्य अधिकारी बनने में आपकी मदद करेगी। अब क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि 5 दिनों तक जितने एस्पिरेंट्स आते सबका असेसमेंट किया जाए। इससे होगा क्या? इससे एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कई सारे एंट्रीज के थ्रू बच्चे आते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, रिटर्न एंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, सर्विस एंट्री होती है, अब टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के थ्रू बच्चे आते हैं। अब यहां पर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बना दिया गया है कि इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ये चेक किया जाता है कि जो भी एस्पिरेंट्स आता है एसएसबी के अंदर, जो सैन्य अधिकारी बनना चाहता है, उसके अंदर वो बेसिक क्वालिटीज है कि नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है और वो होनी ही चाहिए। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है? वो स्क्रीनिंग का प्रोसेस। इस स्क्रीनिंग के प्रोसेस के दौरान आपके अंदर वो सारी चीजें चेक कर ली जाती, पर कई बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक मैं आपको अभी बता देता हूं, अपने ऊपर एक मास्क लगा के आना। अब वो मास्क आप कहीं से भी पहन के आ सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने ऊपर एक मास्क लगा के आते हैं और अपनी नेचुरलिटी को खो देते हैं। आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट नहीं करते, आप किसी और को प्रेजेंट करने की वहां पर कोशिश करते हैं। तो पहली मेरी हिदायत आप सभी को यह रहेगी कि आप जैसे हैं, आप जो हैं, आप अपने अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव करिए। आप अपने अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव कर लोगे तो आपके जितने टेस्ट होते हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज अपने आप झलकने लगेगी। इस बात को आप समझिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि वो मेजर क्या रीजंस है कि कई सारे एस्पिरेंट्स जो कि लगभग 80% हैं, कई बार 80 से ज्यादा भी हो जाते हैं, आप इस चीज को समझते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। देखिए, कुछ मिथ्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं। कई एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि एसएसबी का जो पूरा प्रोसेस है जिसके दौरान आपको जांचा जा रहा है, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, आप ग्राउंड टेस्ट के ऊपर जाते हैं, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके इंटरव्यू लेता है, उसके दौरान आपको जानने की कोशिश की जा रही है। कई एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये देखा जाता है कि आप बेस्ट है कि नहीं, आर यू बेस्ट टू फिट इन द आर्म फोर्सेस। बट ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। वहां पर अब बेस्ट टू फिट नहीं देखा जा रहा है, वहां पर देखा जाता है आर यू राइट टू फिट, कि आप सही हैं आर्म फोर्सेस के लिए। ये चीज देखी जाती है। देखिए, आप कैसे बेस्ट टू फिट हो सकते हैं आर्म फोर्सेस के लिए? आपको कोई अनुभव नहीं है, आप पहली बार एसएसबी देने जाते हैं, तो वहां पर आप अपने आप को बेस्ट टू फिट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आपको लगता है मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और आप अपनी नेचुरलिटी को खो देते हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा यहां पर कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट टू फिट, दे आर लुकिंग फॉर द राइट टू फिट, जैसे ट्रेन करके एक सैन्य अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षित किया जा सके और भारतीय सेना के अंदर वो अपनी सेवाएं दे सके। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी। और कई बार एस्पिरेंट्स इसी के अंदर, मैं सीधी सी बात करूं तो, गलती कर देते हैं। कई बार वो अपना कुछ और ही चेहरा दिखाते हैं, कई बार वो दूसरी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि सिखाया जाता है। तो मैं आपको जितना बोल रहा हूं, आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी नेचुरल। आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना बढ़िया है। आप अपने अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप कर लो, ठीक है? ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा समय इसके अंदर लगता है, बट ये करना आपको पड़ेगा कि अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप सभी ने ये मूवी तो जरूर देखी होगी, कई एस्पिरेंट्स की काफी फेवरेट मूवी है। अब देखिए, यहां पर मैंने 2 पिक्चर्स लिखे हैं जहां पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी के अंदर, जो हीरो था, ये जब नॉर्मल एक सिविलियन होता है, ही इज ए बॉय, और बॉय टू मैन जब इसका कन्वर्जन होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, तो एक आर्म फोर्सेस के अधिकारी के तौर पर इसको ट्रेन किया जाता है। अब देखिए, समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं अभी ये हूं, दिस इज माई प्रेजेंट पर्सनालिटी, और ये क्या है? ये फोर्सेस के अंदर एक्सपेक्टेड पर्सनालिटी है कि आपको ऐसा होना पड़ेगा। अब आपको अपने आप के अंदर इस गैप को फिल करना है। ये जो गैप है, आपको इसको फिल करना पड़ेगा। गैप को कैसे फिल करेंगे? क्या मैं अपनी गैप को, सर मेरा पीपीएनडीटी सही करके फिल कर सकता हूं? सर क्या मैं टीएटी के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी लिख के इस गैप को फिल कर दूं? नहीं, ऐसे गैप को फिल नहीं करना। आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, देखो कि मेरे अंदर क्वालिटीज है कि नहीं है, मेरे अंदर वो कोर चीजें हैं कि नहीं है, और अपने अंदर उन चीजों को लाने की कोशिश करो। मैं हर बार, हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको यही कहने वाला हूं कि आपको वो चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी।
उन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आओ, ना कि केवल कागज के ऊपर उसको सही कर लो। वो अंदर होगा ना तो बाहर वही चीज आपकी बाहर निकलेगी। ये पॉइंट समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस के पहले कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि इस पूरे एसएसबी प्रोसेस के दौरान आपके अंदर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को देखा जाता है। बट स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है? एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। हर आदमी 5 दिन तक एसएसबी के अंदर रहने लायक नहीं होता है। क्यों? बिकॉज आप एक सैन्य अधिकारी बनना जा रहे हैं। अब आपके अंदर कुछ बेसिक चीजें तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है, आप कोऑपरेटिव ही नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसको चेक करने के लिए क्या किया गया? एक प्रोसेस बनाया गया जो कि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी फैक्टिव इंटेलिजेंसी को चेक कर लिया जाता है, और कुछ मेजर रोल की उसको चेक किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पर मैं बात करूं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका कॉपरेशन, आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आगे अगर हम बात करें तो आपका करेज एंड डिटर्मिनेशन। ये सारी मेजर चीजें आपकी चेक कर ली जाती है आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता है मैं आपको बता दूं। एसएसबी के दौरान जो आपका पहला दिन होता है वो स्क्रीनिंग का होता है, जिसमें आपके मेजरली 2 टेस्ट लिए जाते हैं। एक आपका होता है OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म के अंदर होता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं रीजनिंग के, जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा आपका होता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो इन 2 टेस्ट के दौरान आपको चेक कर लिया जाता है, आपके मेजर ट्रैक्ट्स को चेक किया जाता है कि आपके अंदर ये चीजें है भी कि नहीं है। आप लायक हैं कि आपको 5 दिनों तक असेस किया जाए, या आप उस लायक भी नहीं कि आपको 5 दिनों तक असेस किया जा सके। अब क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कई बच्चे कई सारी मिस्टेक करते हैं, मेजर मिस्टेक्स करते हैं, और ये मिस्टेक्स आप समझिएगा, इन मिस्टेक्स से आपको सीखना पड़ेगा। आप देखिए कि क्या मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूं। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं ना, तो मेरा स्क्रीन इन होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आप अपने अंदर सुधार लाइए, मेहनत करिए, और डेफिनेटली आप एसएसबी के अंदर क्लियर हो सकते हैं। बट पहली शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पे ध्यान देना है? डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ना कि कागज पेपर कॉपी के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए, जो सबसे पहली मिस्टेक की अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है, जिसके कारण कई सारे एस्पिरेंट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं, दैट इज द पुअर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत पुअर होना। अब देखिए, आपका पुअर कम्युनिकेशन स्किल ये दिखाता है कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कमजोर है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत समस्या होती है, वो अपनी बातों को हिंदी में तो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बट जब आप बात करते हैं नरेशन की, एसएसबी के अंदर आप PPNDT के अंदर पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखते हैं, जब आप उस स्टोरी को नरेट करते हैं तो आप बहुत हेजिटेट होते हैं। क्यों? बिकॉज आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपकी पॉइंट रखने की आपकी बारी आती है, तो अपने पॉइंट को आप सही तरीके से रख नहीं पाते। क्यों नहीं रख पाते? बिकॉज आपको लैंग्वेज का इशू है, आप इंग्लिश के अंदर अपने पॉइंट्स को नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप एसएसबी को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई ये कहता है कि नहीं बिना इंग्लिश के एसएसबी क्रैक हो जाएगा, तो वो आपसे मजाक कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको एसएसबी क्रैक करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना होगा। लगभग 70% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमजोर होता है, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम है, दिमाग में आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, कई सारी बातें जो दिमाग में जनरेट होती है वो दिमाग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से और सही बातें जनरेट हो रही है, बट हो क्या रहा है? वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने वर्ड्स को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। तो याद रखिएगा कि आप अगर एसएसबी के अंदर जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज एक मेजर रीजन है जिसके कारण कई सारे एस्पिरेंट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि पुअर कम्युनिकेशन स्किल का होना, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इससे कम होता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप आपकी इससे बिल्कुल नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे। तो ये याद रखिएगा कि आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाए रखनी होगी, अपनी चीजों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए। नंबर सेकंड, जो एक मेजर प्रॉब्लम है कि OIR टेस्ट को बहुत लाइटली लेना। कई एस्पिरेंट्स OIR टेस्ट की प्रिपरेशन करते ही नहीं, उनको लगता है कि OIR टेस्ट जो है वो किसी मायने का नहीं है, वो तो सर हम ऐसे ही कर लेंगे, उसको तो बिना प्रिपेयर किए तैयार किया जा सकता है। देखिए, एक चीज समझिएगा, जिन भी एस्पिरेंट्स को लगता है कि OIR टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एसएसबी के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर एक सुई भी गिर रही है ना, या कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है, उसका कोई मतलब होता है। बिना मतलब के फौज में कोई चीज नहीं करी जाती है, हर चीज का एक मतलब होता है। OIR टेस्ट के अंदर आप जितना स्कोर करते हैं, आपकी रेटिंग
डिपेंड करती है आपके पूरे स्कोर के ऊपर, और आपकी रेटिंग ही डिसाइड करेगी कि आप स्क्रीन इन होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि जिनकी OIR 5 रेटिंग होती है वो बिलो एवरेज होते हैं, इनके चांसेस लगभग खत्म होते हैं। आप PPNDT के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी लिख दीजिए, आपका नरेशन ठीक ठाक होगा, आप GD के अंदर ठीक ठाक कर रहे हैं, तब भी आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी OIR रेटिंग 5 है तो आपकी OIR रेटिंग 4 आपकी एवरेज होती है, OIR 3 आपकी अबव एवरेज होती है, OIR 2 और OIR 1 आपकी एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग होती है। देखिए OIR 1 आना ये काफी मुश्किल होता है, बट हाँ अगर आपकी 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है तो ये परमिसेबल, इतनी अगर रहती तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि OIR को आप लाइटली मत लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट अगर फोर्सेस कंडक्ट कर रही है तो डेफिनेटली इसका कोई मीनिंग होगा। तो ये छोटी सी बात है, आप इसको याद रखिएगा। और यही एक दूसरा मेजर रीजन है कि OIR टेस्ट के अंदर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करना, पुअर परफॉर्मेंस। 5 लेकर आ रहे हैं रेटिंग, 4 पे भी चली जाती कई बार, ठीक है 4 तो एक्सेप्टेबल कई बार हो जाता है, बट 5 लेकर आना मतलब आपका स्क्रीन इन होना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये छोटी सी बात है, याद रखिएगा। इसके बाद एक मेजर इशू आता है लेक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल, बहुत ही कमजोर विश्लेषण करने की क्षमता, तर्क संगत बातों का नहीं करना। आप किसी पिक्चर को देखते हैं, आपकी जो स्टोरी उसमें आपने विश्लेषण किया ही नहीं है, आप जो बातें करते हैं वो तर्क संगत नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इनलॉजिकल आप स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं इसको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं क्योंकि कई एस्पिरेंट्स के अंदर ये चीज है, याद रखिएगा। रीजनिंग एबिलिटी मदर ऑफ ऑल OLQ, याद रखिएगा, ये उसी का एक परिणाम होता है। क्या होता है कि हमारे बेसिक चीजें खराब हो जाती है, हम रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, हमारा एनालिटिकल स्किल बहुत पुअर है, हम विश्लेषण ही नहीं कर पाते किसी चीज का। यार आप समझिए, जब आप किसी परिस्थिति के अंदर होते हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर आप हैं, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे ढूंढोगे? जब आप उस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण कर पाओगे। जब आप विश्लेषण करते हो, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, उसके बाद आप एक तर्क संगत उत्तर के साथ निकलते हो, एक लॉजिकल सॉल्यूशन के साथ निकलते हो। बट कई बार क्या है, बच्चों के अंदर या एस्पिरेंट्स के अंदर ये बेसिक चीज की कमी होती है। मैं इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। दिस इज अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ PPNDT का पिक्चर है। अब एक बच्चा यहां पर स्टोरी लिखता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टोरी क्या लिखता है बच्चा। In this story, a man Raj came a city to travel, but he don't know all about the city. एक लड़का है, इंग्लिश को भी थोड़ा सा यहाँ पर रहने दीजिएगा। ये कहना चाह रहे कि एक राज, एक लड़का है जो कि सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए आता है, बट वो इस सिटी के अंदर किसी को जानता नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ही इज आस्किंग टू अ गर्ल रिया फॉर होटल नियर अबाउट हिम। वो एक लड़की रिया जो है, रिया यहाँ पर दूसरी लड़की है यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे उसने पूछा कि यहाँ पर पड़ोस में होटल कहां पर है। अब आप देखिए विश्लेषण करने की कितनी ज्यादा कमी है बच्चे के अंदर। यहां पर आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो लड़का है और ये जो लड़की है, यहां पर हमको दिख रहा है कि ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि लड़के ने लड़की के ऊपर हाथ रखा है पीछे से, आप देखिए ध्यान से। अब एक बेसिक चीज है, आप विश्लेषण नहीं कर पा रहे, आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, आप लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे। क्या कोई अननोन पर्सन किसी लड़की के ऊपर हाथ रख के रास्ता पूछता है? इज इट पॉसिबल? ये बेसिक चीजों की कमी होती है जो कि कई बच्चे गलती करते हैं। ये सिर्फ मैंने एक पिक्चर से आपको बताया, ऐसी कई सारी मिस्टेक्स यहां पर की जाती। अब इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, इसके अंदर कई सारी मिस्टेक्स आपको मिल जाएगी। बट एक बेसिक जो मिस्टेक करते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान, स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान, वो ये होता है कि पुअर एनालिटिकल स्किल, विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे, तर्क संगत बात नहीं कर पाते हैं, हवा में बातें की जा रही है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जा रही कि कौन क्या कर रहा है। देखिए याद रखिएगा, PPNDT की जब मैं बात कर रहा हूं तो हर पिक्चर के अंदर आप जितने भी कैरेक्टर्स देखते हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व को आप दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी स्टोरी के द्वारा। तो ये एक मेजर इशू है जिसके कारण क्या होता है, कई बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। अगली अगर हम बात करें, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं नरेशन के दौरान भी बात कर रहा हूं कि स्टोरी बहुत बड़ी लिख दी। अब स्टोरी बड़ी लिख दी है बट वो 60 सेकंड के अंदर उसको नरेट नहीं कर पा रहा है बच्चा, या 4 मिनट जो दिया गया स्टोरी लिखने के लिए उसके अंदर स्टोरी लिख ही नहीं पा रहा है बच्चा। OIR के अंदर समय बहुत ज्यादा लग रहा है सर, हमारे टेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पा रहे। टाइम मैनेजमेंट का ना होना, कई बच्चे पीछे छूट जाते हैं, स्टोरी को नरेट नहीं कर पाते, या सीधी बात करूं तो स्टोरी को लिख ही नहीं पा रहे। इतना मिनट मिला बट स्टोरी को लिख ही नहीं पा रहे, सर दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। दैट इज द मेजर इशू। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए बिकॉज ये एक बड़ा अगर मैं सीधी बात करूं तो बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए, आप समय जितना दिया गया उस समय के अंदर आपको उस कार्य को पूरा करना है। फौज में क्या होता है, आपको 5 मिनट दिए, 5 मिनट के अंदर आपको उस काम को पूरा करना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक आपको इतना ही समय दिया जाएगा। समय की बहुत कीमत होती है फौज के अंदर, ये पॉइंट याद रखना। बट यहां पर कई बच्चा क्या करता है कि टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। ये आपके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या आप टाइम को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हो।
आप ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं हो कि इतने समय में आपको ये करना था बट आप कर नहीं पा रहे हो। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है जिसके कारण कई सारे एस्पिरेंट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं। अगले रीजन की अगर यहां पर मैं बात करूं, दैट इज द अवॉइडिंग सिचुएशन, सिचुएशंस को अवॉइड कर देना। कई बार सिखा दिया जाता है कि अगर कोई पिक्चर आए तो आपको उसमें नेगेटिविटी नहीं दिखानी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इतना बोला जाता है कि बच्चे के सामने अगर सामने क्लियरली दिख रहा है कि जो पिक्चर परसेप्शन पीपीएनडीटी के अंदर जो पिक्चर दिखाया जा रहा है एज ए पिक्चर, उसमें कोई सिचुएशन है जहां पर दोनों कैरेक्टर या एक कैरेक्टर नेगेटिव मूड के अंदर है। अब क्या किया जाता है, नहीं सर दिख रहा नेगेटिव मूड के अंदर, पर हमको क्या बोला, हमको बोला कि नहीं नेगेटिविटी दिखनी नहीं चाहिए, हम उसको कर देंगे पॉजिटिव। आप क्या कर रहे हो ये? अरे साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि जब इस सिचुएशन के अंदर आप होते हो तो आप क्या करते हो। अब आप क्या कर रहे हो, उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हो। सेम स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं। बच्चे ने इस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखी है। इन द पिक्चर अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू कैरेक्टर्स, वंस इज श्याम was in 25 years old and Sneha who is 23 years old. Both Shyam and Sneha are best friends who works in the same office. Sneha और जो श्याम है वो बेस्ट फ्रेंड्स है और वो एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं। बोथ आर कमिंग फ्रॉम देयर जॉब एंड टॉक अबाउट देयर वर्क। दोनों अपने घर से आ रहे हैं, साहब जॉब से आ रहे हैं और अपने वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बच्चा लिखता है दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ डू द प्रोजेक्ट वेल हैपन ऑन द टाइम श्याम से समथिंग फनी सो स्नेहा इज लाफिंग एंड कीप हर हैंड ऑन हर फेस। मतलब साहब यहां पर कोई समस्या नहीं चल रही सर, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हुआ ये कि ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों यहां पर दोस्त थे और क्या करा, श्याम ने एक जोक मारा और जोक मारा तो स्नेहा चेहरे पे हाथ रख के हंस रही। क्यों लग रही है, ऐसा क्यों स्टोरी बनाई सर मैंने? क्योंकि मेरे को कहा गया था क्या कि नेगेटिव मत दिखाना स्टोरी के अंदर, नेगेटिव आता है उसको अवॉइड करो। व्हाई यू आर ट्राइंग टू डू दैट? अगर मैं सीधी बात करूं कि सामने मुझे कोई चीज दिख रही है और क्लियरली वो चीज दिख रही है कि समवन इज एंग्री, समवन इज क्राइंग, समवन इज लाफिंग, तो मैं क्यों उसको चेंज कर सकता हूं? आई न्यू दिस इज द टेस्ट ऑफ परसेप्शन कि आपका परसेप्शन है, बट स्टिल आप जब इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हर पिक्चर में एक बेसिक क्लू होता है। अब आपने इस क्लू को ही मिस कर दिया। अरे आप देखिए क्या हो रहा है। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैं इस तरीके से स्टोरी बनाता हूं ताकि वो नेगेटिविटी अवॉइड हो जाए। आप नेगेटिविटी अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। वो सिचुएशन देखकर साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर की कुछ चीजों को जानने की कोशिश करता है, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये मेजर इशू होता है कि कई सारे बच्चे क्या है कि ड्रामा चल रहा था ये तो, या ये तो हंसने लग गए, जैसे यहां पर देखा। क्या किया जाता है, सिचुएशन को अवॉइड किया जाता है, जो कि एक बहुत मेजर इशू है जिसके कारण ये स्क्रीन आउट होने वाले लोगों का रेशो कई बार बढ़ गया है। ओके, इसके बाद वेरी लो ऑब्जर्वेशन। ये अगर मैं कहूं तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है, ऑब्जर्वेशन का बहुत लो होना। ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बैकग्राउंड को ऑब्जर्व नहीं किया, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व नहीं करा, हैंड मूवमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। इस पिक्चर के अंदर भी देखिएगा, मुझे बताइएगा इस पिक्चर के अंदर बच्चे ने जो स्टोरी लिखी है उसमें बच्चे ने इस बैकग्राउंड का या किसी बैकग्राउंड का ध्यान रखा है? और अगर बैकग्राउंड का ध्यान रखा है तो क्या उसके हिसाब से स्टोरी लिखी? आप बताइएगा इस बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं लो ऑब्जर्वेशन स्किल। देखिए क्या है, मैं आपको पहली चीज बता दूं, आपका पूरा परसेप्शन आपके ऑब्जर्वेशन पे टिका हुआ है। आपकी अगर मैं टीएटी की बात करूं, थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात करूं, या मैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की बात करूं, याद रखिएगा जहां भी आपको पिक्चर दिखाई जाती है, आपके जितने भी टेस्ट जो कि प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जैसा ऑब्जर्व करते हो वैसी दुनिया आपके लिए होती है कि नहीं? जैसा मैंने देखा, जैसी मेरी सोच। अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि दुनिया वो नहीं है जो आपको दिखती है, दुनिया वो है जैसी आप देखते हो। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान। जैसे आप स्टोरी के अंदर देखिएगा, पिक्चर दिख रहा है, यहां पर एक कैरेक्टर यहां पर दिख रहा है, हु इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ऑब्वियसली ये जंगल का बैकग्राउंड है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्टोरी के ऊपर। पेड़ दिख रहे हैं और तेज आंधी चल रही है, चेहरे पे हाथ रखा हुआ है। अब स्टोरी यहां पर लिखते हैं, राम इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माय स्टोरी, एज 20, मूड पॉजिटिव। पहली चीज, आप कैसे पॉजिटिव मूड हो सकता है? यहां पर अभी अगर आपका प्रोटैगनिस्ट दिख रहा है तो उसका जो मूड है अभी तो पॉजिटिव नहीं है, ये मूड तो नेगेटिव है। ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। आगे हम बात करते हैं, राम स्टडीज इन सेंट जोसेफ कॉलेज इन बीएससी फर्स्ट ईयर। के साथ राम जो है सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करता है। When he was going home after attending his college, just then started raining heavily. अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कॉलेज अटेंड करके घर जा रहा है। अब देखिए यहां पर एक ऑब्जर्वेशन की मिस्टेक मुझे दिखती है कि अगर एक कॉलेज से घर जा रहा है तो इसके हाथों में या
कमर के पीछे, पीठ के ऊपर कोई बैग मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए याद रखिएगा, आपका जो भी परसेप्शन है, आप जब एग्जैक्टली सीन को दिखाना चाहते हैं उस परसेप्शन के द्वारा, आपका परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका परसेप्शन स्ट्रांग तब होता है जब आपका उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। यहां पर कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है, कपड़े ठीक लग रहे हैं, बट कॉलेज जा रहा है तो बैग कहां है, बुक्स कहां है? चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि बैग और बुक दिख रहे हैं, पीछे हो गए कहीं पर, वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखते हैं यहां पे, देन ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम होम, कि उनको घर से कॉल आता है दैट हिज ग्रैंडफादर्स हेल्थ वाज डिटेरियोरेटेड एंड ही हैज टू टेकन टू द हॉस्पिटल। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई, आंधी भी आ गई, ग्रैंडफादर की तबीयत भी यहां पे खराब हो गई, और कॉल आ गया कि भैया जल्दी घर आ जाओ, उनको पिताजी दादाजी को लेकर जाना है आपको। आगे, सो ही टू रीच होम क्विकली अंडर एनी कंडीशन, कि फिर वो किसी भी कंडीशन के अंदर घर आ गया। कैसे आया, क्यों आया, क्या उसने ऑयल की उसका यूज करा, नहीं पता, इस सिचुएशन को कर दिया बच्चे ने अवॉइड, कि कैसे आया क्या आया वो नहीं बताया उसने। आगे वो कहता है ही टेक्स अ लिफ्ट फ्रॉम द व्हीकल गोइंग ऑन द रोड। अब यहां पर इस बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि यहां पर कोई व्हीकल उसको दिखेगा रोड के अंदर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा या कोई जो प्रोटैगनिस्ट इनका है वो जंगल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, बट स्टिल ये कहते हैं कि एक व्हीकल उन्होंने देखा और व्हीकल से के ऊपर वो बैठे और वो लिफ्ट लेके चले गए। एंड टेक्स हिज ग्रैंडफादर टू द हॉस्पिटल, और फिर दादाजी को भी अस्पताल ले गए। कैसे ले गए, क्या ले गए, ये नहीं बताया, इसको बाईपास कर दिया कि दादाजी की हालत क्या थी, क्या देखी, कैसे उनको अस्पताल ले गए, क्या ले गए, उस सिचुएशन को बाईपास कर दिया। आगे लिखते हैं एंड इन्फॉर्म हिज फादर एंड फैमिली मेंबर्स, और फिर फादर और फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करा। अभी यहां पर ऊपर लिखा इन्होंने कि इनको कॉल कहां से आया था, कॉल फ्रॉम होम। भैया जब आपको घर से कॉल आया तो घर जाके तुमने वापस घर वालों को इन्फॉर्म कैसे कर दिया? ये क्या हो रहा है? ये लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल है। आपने पहली चीज ऑब्जर्व नहीं करी चीजें प्रॉपर तरीके से। दूसरा, स्टोरी के अंदर क्या है, कोहेरेंस नहीं बैठ रहा, आपका सीक्वेंस बड़ा गलत जा रहा है, हॉच पॉच हो रही है, आप क्या ऊपर बोलते नीचे क्या बोल रहे हैं, आप अपनी बातों से के साथ मैच नहीं कर पा रहे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है, और ये सिर्फ इनकी स्टोरी के अंदर नहीं है, कई एस्पिरेंट्स ऐसी स्टोरी लिखते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और इसके दौरान होता क्या है कि आपके माइंड के अंदर वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट होता है। और क्लियरिटी ऑफ थॉट्स फोर्सेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एक बहुत मेजर रीजन है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाना। एग्जाम्पल के तौर पर जब नरेशन आप देते हैं, आपने पिक्चर के ऊपर स्टोरी बढ़िया लिखी है, जब आप नरेशन दे रहे, नरेशन के दौरान आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्यों? बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पहली बार इतने सारे लोगों को देखा है, पहली बार देख रहे हैं, कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोग जो एसएसबी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी बारी आई, मैं नरेशन के लिए खड़ा हुआ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, बोल ही नहीं पा रहा हूं। नरेशन के दौरान बोल रहा हूं तो मैं रुक जाता हूं, पसीना पोंछना पड़ रहा है। नंबर सेकंड, जब ग्रुप डिस्कशन होता है, सारे बच्चे अच्छे से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, बट क्या है, वो स्ट्रेस के सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पाया, मैंने अपना एंगर शो कर दिया, मैं बड़ा गुस्सा हो गया, मैं दूसरों की बात नहीं सुन रहा। ये कुछ मेजर चीजें होती, इससे समझ में आता है कि आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते। फिश मार्केट बनाए, आपने गिव अप कर दिया कि नहीं अब तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मैं बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने सिचुएशन के सामने गिव अप कर दिया। आपकी इनएबिलिटी दिखती है कि आप किसी भी सिचुएशन को यहां पर हैंडल कर ही नहीं पा रहे। ये एक मेजर चीज होती है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक मेजर रीजन है जिसके कारण कई सारे एस्पिरेंट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आगे बात करें प्री कंसीव्ड स्टोरी। देखिए प्री कंसीव्ड स्टोरी एक मेजर नोशन है, बहुत मिस्टेक की जाती है। इसमें किया क्या जाता है कि बच्चा स्टोरीज को रट लेता है, 50 60 70 स्टोरी रट ली किसी किताब के अंदर से या कहीं सीख के स्टोरीज को रट लिया, और फिर क्या किया जाता है, जब वो स्टोरी रट लेता है तो कोई भी पिक्चर आ जाए, किसी भी तरह का पिक्चर आ जाए, हर पिक्चर के अंदर उस स्टोरी को फिट करने की कोशिश करता है। प्री कंसीव स्टोरी है। स्टोरी तो वही याद है ना, अपना दिमाग लगाया नहीं, 30 सेकंड्स के अंदर अपना दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग में क्या है, वो स्टोरीज है ना, बैकग्राउंड ऑब्जर्व करा ना कुछ ऑब्जर्व करा, थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद क्या करने की कोशिश करी, अपनी जो स्टोरी जो पहले पढ़ी थी कहीं पे उसको पुट करने की कोशिश करी, और ये करने की कोशिश करी कि भैया मेरी स्टोरी बहुत अच्छी बन जाए। देखो याद रखो, यू हैव टू बी नेचुरल, परफेक्शन कुछ नहीं होता, ये बात याद रखना। जो चीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है मेरे लिए वो परफेक्ट नहीं होगी। ओके तो परफेक्शन का नजरिया सबके लिए अलग अलग होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डोंट ट्राई टू राइट द परफेक्ट स्टोरी, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू राइट अ नेचुरल एंड रीजनेबल स्टोरी जिसके अंदर तुम अपने ओएल की उसको दिखा सको। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा, आप देखिएगा कि आधी स्टोरी के अंदर आपको इस सिचुएशन के बारे में दिखेगा, जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यार ये तो कोई प्री कंसीव स्टोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
स्टोरी बदल ही दी इन्होंने, ये तो बात ये अलग करते जा रहे, क्यों? बिकॉज ये स्टोरी कहीं से पढ़ के आए थे और उसको क्या करा, उस पूरे प्लॉट को यहां पे छाप दिया। सो डोंट डू दैट। प्री कंसीव स्टोरीज के कारण कई एस्पिरेंट्स, बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स जो अगर नेचुरली स्टोरी लिखते हैं तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, बट वो बाहर हो जाते हैं, क्यों? प्री कंसीव स्टोरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक जो प्रॉब्लम है दैट इज द नेगेटिविटी। स्टोरीज के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आना। देखिए एक चीज होती है यहां पर, मैंने एक चीज कही कि नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है। एक सिचुएशन आपको दिख रही है जहां पर कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई व्यक्ति वहां पर बहुत बुरी तरह दुखी है। एक होता है कि उस सिचुएशन के अंदर वो नेगेटिविटी होना, और एक होता है कि आपने पूरी स्टोरी को नेगेटिव बना दिया। देखिए अगर आपको किसी पिक्चर के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखती है, आपको दिख रहा है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो नेगेटिव मूड के अंदर है, वो सिचुएशन नेगेटिव है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रोटैगनिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने ओएल केस के थ्रू उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दे। वो सिचुएशन नेगेटिव है ना, पूरी स्टोरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। यही तो साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि आपके अंदर वो बात है कि नहीं, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या फिर आप उस नेगेटिव को और नेगेटिव लेके चले जाते हो। यही चीज देखना चाहता है। अब यहां पर क्या है, देखिए स्टोरी के अंदर देखिएगा, बच्चे ने स्टोरी लिखी है, दिस इज द पिक्चर, बहुत क्लासिकल पिक्चर है, इसके बारे में हमने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कशन भी किया था। पिक्चर क्या कहता है, यहां पर एक्शन लिखा है, यहां पर पेरेंट्स फॉल्ट डिस्ट्रॉय चिल्ड्रंस लाइफ, कि भैया पेरेंट्स के फॉल्ट ने बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। अब मेरे को इसके एक्शन के थ्रू, बच्चे के एक्शन के थ्रू इसके कोर वैल्यूज का पता लग गया है कि हाउ ही इज थिंकिंग राइट नाउ, कैसे वो सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है, वो समझ में आ जाता है केवल एक्शन के थ्रू। चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन इन दिस इमेज, द कैरेक्टर नेम इज आकाश। आकाश इज 14 years old boy. He always said due to his family problem. His father is a teacher and his mother is also a teacher. Both of them always fight due to any short reason, कि किसी भी शॉर्ट रीजन की वजह से मम्मी पापा दोनों फाइट करते हैं। अंत में होता यह है, मैं लास्ट में बता देता हूं, बच्चा ये बताता है कि भैया लास्ट में बच्चा कर लेता है सुसाइड, और सुसाइड करने के बाद जब बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है, फिर पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि वो बच्चे के साथ गलत कर रहे थे। दिस इज द नेगेटिव स्टोरी, इसको अवॉइड करने की बात की जाती है, ना कि सिचुएशन को अवॉइड करने की। अब आज सिचुएशन के अंदर क्या सोचते हैं कि बच्चा सुसाइड कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है, जो भी है, अब आप बोलेंगे नहीं सर सुसाइड नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि सर वो सुसाइडल टेंडेंसी फिर वो साइकोलॉजिस्ट देख लेगा कि मेरे अंदर आ गई है, आ गई है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। देखिए क्या होता है कि जब आप इस तरह की स्टोरीज लिखते हैं तो बच्चे ने क्या करा, यहां पर स्टोरी तो बना दी, पर स्टोरी का जो एंडिंग है, जो कंक्लूजन है, वो क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। इस तरह की नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है। ये मेजर रीजन है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, बट आप मेरी बात मानिए, 40 से 50% बच्चे इसी तरह का मिस्टेक करते हैं एसएसबी के अंदर, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगली समस्या, ट्राइंग टू प्रूफ ओन सेल्फ, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करना। कैसे करते हैं आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश? ग्रुप डिस्कशन के दौरान जब आपका ग्रुप किसी बात के ऊपर आता है, आपका ग्रुप जीडी का अगर मैं बात करूं कि जीडी का मेन मकसद क्या होता है, आपका एम होता है कि एक प्रॉपर स्टोरी के ऊपर आना, एक सिंगल स्टोरी के ऊपर आना। अब यहां पर होता है कि आप ये चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरी स्टोरी के पॉइंट्स को वहां पर रखा जाए। कई बार हम ये करते हैं कि अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। आपके पॉइंट में दम नहीं है, आपकी स्टोरी में बहुत ज्यादा दम नहीं है, बट हम क्या करते हैं, नहीं मेरी स्टोरी आना चाहिए, मेरा पॉइंट्स होना चाहिए, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, बिना कोई उसका तर्क दिए, बिना कोई उस पॉइंट का जवाब दिए आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने पॉइंट को प्रूफ करवाना चाहते हैं, और आप दूसरों की बात नहीं सुनते। मैंने दूसरा पॉइंट भी यहां पर लिखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, पुअर लिसनिंग स्किल्स। आप बात ही नहीं सुन रहे, सुनना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छे से सुनेंगे, जब आप एक अच्छे श्रोता हम बनेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। ये समझिएगा, सुनना बहुत जरूरी है। आपका ग्रुप बोल रहा है, वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूजन आ चुका है, और आप फिर बोलते कि नहीं अपने को वो पॉइंट लेना चाहिए जो कि पहले ऑलरेडी डिस्कस हो गया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज आपने ग्रुप की बात सुनी नहीं। आपकी लिसनिंग स्किल बहुत पुअर है, आप बहुत कम सुनते हैं। कम सुनने का मतलब ये नहीं कि आपको सुनाई कम देता है, कम सुनने का मतलब है आपको लगता है कि केवल मैं और केवल मैं ही, जो मैं बोल रहा हूं वो सही, बाकी जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है। व्हाट यू आर ट्राइंग, आप दूसरों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज्यादा होता है जीडी के दौरान। तो ये एक मेजर मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका पर्सनालिटी का एक इंडिविजुअलिज्म, कि इस व्यक्ति को केवल अपने बारे में पढ़िए। आप याद रखिएगा, फौज के अंदर जो जगह है वो कॉपरेशन की है, वो सोशल एडेप्टेबिलिटी की है, वो इंडिविजुअलिज्म के लिए वहां पर फौज में जगह नहीं होती कि एक आदमी अकेला है वो बोल रहा है कि नहीं सब मैं ही कर सकता हूं। नहीं,
जीडी क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, जीडी का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आपको एक सिंगल स्टोरी को कंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि आप सबको एक लाइन के अंदर आना है, एक पॉइंट के ऊपर सबको एग्री होना है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने बात करी, जिसके कारण कई सारी समस्याएं हो जाती है और बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। एक लास्ट जो कि समस्या है, जो कि काफी गंभीर है, मैं इसको गंभीर ही बोलता हूं, दैट इज द नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वहां पर, जब आप एसएसबी के दौरान आप जाते हैं, आपका ओआईआर टेस्ट हो रहा है, आपका पीपीएनडीटी टेस्ट हो रहा है, कई सारे आपके टेस्ट होते हैं, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उनको फॉलो नहीं करते। आपको कहा जा रहा है भैया कि अब आप पेन नीचे डाउन कर दो, आप तब भी लिखते रहते हैं, आपको लगता नहीं बस एक पॉइंट और लिख दो। ये बड़ी गलत चीज है। आपको इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप बाद में पूछते कि सर आप क्या कह रहे थे, सर ये करना है क्या। ये बहुत गलत होता है। क्यों? बिकॉज इससे समझ में आता है कि आपका ध्यान नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो जब भी आप एसएसबी के अंदर जाएं, ध्यान रखिएगा कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही तरीके से फॉलो करना है। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं। दिस इज द एसएसबी ग्रुप, जहां पर हम पिक्चर्स को, टीएटी को, डब्ल्यूएटी को, एसआरटी को और पीपीएनडीटी सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो सारे मेजर रीजंस थे जिसके बारे में हमने जाना कि क्यों 80% लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आप भी इन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा, इनको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज एसएसबी आपको जानने का एक प्रोसेस है। आप अपने आप में नेचुरल रहिए, उन टेंडेंसीज को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और बिलीव मी जब वो चीजें आपके अंदर होगी ना तो ऑटोमेटिकली वो बाहर भी दिखना शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आगे जाके आपसे किसी अगले ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।